हेलो बच्चों। हम लोग आज के क्लास में रीड करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का कितना एप्लीकेशन है, कहाँ कहाँ पर एप्लीकेशन है, यही सब हम लोग देखेंगे। ओके बच्चों, आपके पास एनसीईआरटी की यदि बुक होगी तो उसमें 69 पेज में एक सीरीज दे रखा है। देखिए इस टाइप का एक सीरीज गिवन है आपके बुक में। इस टाइप का एक 69 पेज में एक सीरीज दे रखा है। इस सीरीज को आप देख रहे हैं। इस सीरीज का मैं एप्लीकेशन करने सिखाऊंगा। इस सीरीज में क्या क्या दे रखा है, देखिए आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू दे रखा है जो बॉटम से टॉप की ओर इंक्रीज कर रहा है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू बॉटम टू टॉप में हम जब जा रहे हैं ये वैल्यू इंक्रीज कर रहा है और ऑक्सीडाइजिंग पावर भी इंक्रीज कर रहा है। ये डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स के लिए ये वैल्यू गिवन है। ओके, आपको ये सीरीज अच्छे से दिख रहा है नहीं दिख रहा है, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको। देखिए ये सीरीज, ओके, देखिए ये सीरीज है। आप बुक का हेल्प लेके आप देखिए। ओके बच्चों, तो देखिए इसका एप्लीकेशन मैं एप्लीकेशन कराने जा रहा हूँ। फर्स्ट एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इसका फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है? फर्स्ट एप्लीकेशन है टू कंपेयर ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग पावर। फर्स्ट एप्लीकेशन है बच्चों टू कंपेयर रिलेटिव ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग पावर टू कंपेयर रिलेटिव ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग पावर। ये किस पे डिपेंड करता है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के वैल्यू पे डिपेंड करता है। ई नॉट वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ऑक्सीडाइजिंग पावर के। ई नॉट वैल्यू डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होता है बच्चों? ऑक्सीडाइजिंग पावर के। मीन्स ई नॉट वैल्यू यदि इंक्रीज कर रहा है, कौन सा पावर इंक्रीज करेगा? ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीज करेगा। ऑक्सीडाइजिंग पावर या एजेंट, एक ही मतलब है, ऑक्सीडाइजिंग पावर और एजेंट। ये आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है इसका। पी ब्लॉक में यूज आएगा, डी ब्लॉक में यूज आएगा। ओके, इन सब कॉन्सेप्ट का हम यूज करेंगे आगे। ई नॉट डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होता है? ऑक्सीडाइजिंग पावर के। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको बोलते हैं? यदि आपको नहीं पता है तो देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मैं बता रहा हूँ। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग पावर किसको बोलते हैं? दो सब्सटेंस विच ऑक्सीडाइजेज द अदर सब्सटेंस बट रिड्यूस itself। दो सब्सटेंस विच ऑक्सीडाइजेज द अदर सब्सटेंस बट रिड्यूस्ड itself। मीन्स आप शॉर्टकट में याद रख सकते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको बोलते हैं? इटसेल्फ रिड्यूस्ड, जो खुद को रिड्यूस्ड करना चाहेगा दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और रिड्यूसिंग एजेंट किसको कहेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट इटसेल्फ ऑक्सीडाइज्ड, जो खुद को ऑक्सीडाइज करना चाहेगा दैट इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। ई नॉट वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रिड्यूसिंग एजेंट के। मीन्स ई नॉट वैल्यू रिड्यूसिंग एजेंट और पावर। ई नॉट वैल्यू यदि इंक्रीज करेगा तो रिड्यूसिंग पावर क्या होगा बच्चों? डिक्रीज करेगा। ई नॉट वैल्यू इंक्रीज करेगा तो रिड्यूसिंग पावर क्या होगा? डिक्रीज करेगा। ओके, आप समझ पा रहे हैं? बिल्कुल समझ पा रहे हैं। देखिए ई नॉट वैल्यू डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होता है? ऑक्सीडाइजिंग पावर के। ई नॉट वैल्यू इनवर्सली किसके प्रोपोर्शनल होता है? रिड्यूसिंग पावर के। ओके, इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके मैं देखिए गैल्वेनिक सेल वगैरह ड्रॉ करने जा रहा हूँ। ओके, आप मे भी इसको कॉपी कर लिए होंगे या पॉज करके कॉपी कर सकते हैं। देखिए मैं इस कॉन्सेप्ट का यूज करने जा रहा हूँ। आपको टू हाफ सेल गिवन है, उसके बेसिस पर गैल्वेनिक सेल डिपिक्ट करने बोल रहा है। क्वेश्चन सीबीएसई में कई बार पूछ रखा है, इस टाइप का क्वेश्चन सीबीएसई में पूछ रखा है आपको। डिपिक्ट द गैल्वेनिक सेल from the
द गिवन डेटा आपको गिवन डेटा के हेल्प से डिपिक्ट करना है गैल्वेनिक सेल। क्वेश्चन में ये डेटा देखिए दे रखा है ई नॉट एजी प्लस एजी 0.80 वोल्ट, ई नॉट CU2 प्लस CU 0.34 वोल्ट। इस टाइप का क्वेश्चन यदि आपको दे रखा है तो आप गैल्वेनिक सेल कैसे डिपिक्ट कीजिएगा, कैसे आप गैल्वेनिक सेल डिपिक्ट करिएगा, कुछ नहीं दे रखा है। तो इसके ई नॉट वैल्यू से दोनों को हम लोग जब भी यूज करते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू, कौन सा पोटेंशियल यूज करते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल यूज करते हैं। देखिए ये भी रिडक्शन पोटेंशियल में दे रखा है, ये भी रिडक्शन पोटेंशियल में दे रखा है। सब जगह हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू यूज करते हैं। तो रिडक्शन पोटेंशियल में दे रखा है, आपको पता है ई नॉट डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होता है, ई नॉट डायरेक्टली अभी हमने बताया आपको ई नॉट रिड्यूसिंग, यहाँ पर लिख देता हूँ रिड्यूसिंग पावर। अभी देखिए मैंने आपको बताया ई नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ऑक्सीडाइजिंग पावर के, ऑक्सीडाइजिंग पावर। अभी मैंने आपको बताया ई नॉट डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होता है, ऑक्सीडाइजिंग पावर। मीन्स ई नॉट वैल्यू इंक्रीज करेगा तो ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीज करेगा। दैट मीन्स इन दोनों में एजी जो है ज़्यादा पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा इन कंपेरिजन टू CU। एजी इज मोर पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन CU। ओके बच्चों, समझ पा रहे हैं। मीन्स एजी क्या करेगा, CU को ऑक्सीडाइज करेगा और इटसेल्फ क्या होगा, रिड्यूस्ड हो जाएगा। तो रिडक्शन कहाँ पर होता है, रिडक्शन कैथोड पर होता है। ये कहाँ पर जाएगा, कैथोड पर जाएगा। कहाँ पर जाएगा, ये कैथोड पर जाएगा। दैट मीन्स ये एनोड पर जाएगा। CU2 प्लस, ये गैल्वेनिक सेल में डिपिक्ट कर रहा हूँ। गैल्वेनिक सेल आपका किस टाइप का होगा, CU2 प्लस डबल वर्टिकल लाइन AG प्लस AG, यही गैल्वेनिक सेल होगा। ये एनोड पर होगा, डबल वर्टिकल लाइन सॉल्ट ब्रिज को बता रहा है, ये कैथोड पर होगा। इससे हम लोग ई नॉट सेल भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ई नॉट सेल इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, ई नॉट सेल इक्वल टू फॉर्मूला होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड। कैथोड पर देखिए एजी वाला है, एजी का वैल्यू दे रखा है 0.80 माइनस 0.34, 0.46 वोल्ट। कितना आ रहा है बच्चों, 0.46 वोल्ट। यही आंसर हो गया। ओके, समझ पा रहे हैं, बिल्कुल समझ पा रहे होंगे आप, डाउट नहीं है इसमें। ओके, तो देखिए फर्स्ट एप्लीकेशन आपने देखा टू कंपेयर ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग पावर। किसी मेटल का या किसी भी एलिमेंट का हम ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग पावर किसके बेसिस पर फाइंड आउट करते हैं, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताता है आपको। ओके, देखिए सेकेंड एप्लीकेशन में बताने जा रहा हूं। इसका सेकेंड एप्लीकेशन, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का सेकेंड एप्लीकेशन क्या है, सेकेंड एप्लीकेशन है टू डिपिक्ट, टू प्रिडिक्ट the spontaneity of the reaction, to predict spontaneity of the reaction मीन्स कौन सा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, कौन सा रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, ये ई नॉट वैल्यू बता देता है। आपको पता है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए क्या होता है, फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन और इसको बोलते हैं फिजिबल रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन और फिजिबल रिएक्शन के लिए आपको पता है डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव होता है। डेल्टा जी का वैल्यू क्या होता है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन तभी होगा जब डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव होगा। और डेल्टा जी इक्वल टू पता है आप लोगों को, डेल्टा जी इक्वल टू होता है माइनस NF ई नॉट सेल। तो फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन ई नॉट सेल का वैल्यू क्या होना चाहिए, ई नॉट सेल का वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए। देयरफॉर फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन ई नॉट सेल बिकम्स पॉजिटिव। ई नॉट सेल का वैल्यू क्या होना चाहिए,
ये पॉजिटिव, देखिए यहाँ पर ये वैल्यू पॉजिटिव होगा तभी डेल्टा जी किस में जाएगा, नेगेटिव में। पहले से नेगेटिव साइन लगा हुआ है, यदि आप इसको नेगेटिव करते हैं तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव होना चाहिए, और नेगेटिव ये तभी आएगा जब ई नॉट सेल का वैल्यू क्या होगा बच्चों, पॉजिटिव होगा। ई नॉट सेल का वैल्यू पॉजिटिव होगा। समझ पा रहे हैं आप? तो मुझे क्या करना है, यदि कोई रिएक्शन दे रखा है तो उसके लिए ई नॉट सेल का वैल्यू निकालेंगे और उससे पता चल जाएगा कि वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या स्पॉन्टेनियस नहीं है, नॉन स्पॉन्टेनियस है। ओके, ई नॉट सेल का वैल्यू स्पॉन्टेनियस या फिजिबल रिएक्शन के लिए पॉजिटिव आना चाहिए। ओके, समझ पा रहे हैं? देखिए इसी पर क्वेश्चन में करा रहा हूँ, कौन सा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, कौन सा नहीं होगा। यदि मैं देखिए इस तरह से रिएक्शन लिख लेता हूं, Zn प्लस Ag प्लस, मीन्स क्वेश्चन में इस तरह से दे रखा है कि Zn सॉलिड Ag प्लस एक्वस, दिस रिएक्शन इज फिजिबल और नॉट फिजिबल, मीन्स इनके बीच जो रिएक्शन होगा वो फिजिबल है या नॉट फिजिबल है। कैसे हम लोग प्रिडिक्ट करेंगे, पहले हम लोग पता करेंगे इनके बीच जो रिएक्शन होगा वो क्या रिएक्शन होगा। Zn देखिए जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इससे नीचे नहीं जा सकता, ये मेटल है, ये ऑक्सीडाइज्ड होगा। Zn किस में जाएगा, Zn2 प्लस में कन्वर्ट होगा। Zn किस में कन्वर्ट होगा, Zn2 प्लस में कन्वर्ट होगा, और Ag प्लस Ag में कन्वर्ट होगा। Ag प्लस किस में होगा, Ag में कन्वर्ट होगा। इस टाइप से आपको रिएक्शन लिखने आना चाहिए, कौन सा मेटल किस ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल होता है, वो जब आपको पता रहेगा तब आप इस टाइप से रिएक्शन लिख पाइएगा। तो यहाँ देखिए Zn 0 से Zn2 प्लस में जा रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कहाँ पर होता है, एनोड पर। ऑक्सीडेशन एनोड पर होता है। और Ag प्लस से आप देख रहे हैं Ag में जा रहा है, यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ +1 था और +1 से 0 में ये रिडक्शन हो रहा है। और रिडक्शन पता है आप लोगों को, रिडक्शन कहाँ पर होता है, कैथोड पर होता है। रिडक्शन कहाँ पर होता है, कैथोड पर होता है। अब इसका ई नॉट वैल्यू आपको गिवन रहेगा एग्जाम में, इसका ई नॉट वैल्यू गिवन रहेगा। देखिए गिवन है ई नॉट वैल्यू, गिवन है आपको ई नॉट Ag प्लस Ag 0.80 वोल्ट और ई नॉट Zn2 प्लस Zn माइनस 0.76 वोल्ट। ये ई नॉट वैल्यू आपको गिवन रहेगा। इसके हेल्प से देखिए मुझे पता चल रहा है कि Zn कहाँ पर है, Zn का ऑक्सीडेशन हो रहा है। Zn का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ये एनोड पर है। ये कहाँ पर है बच्चों, एनोड पर है। तो ये एनोड पर हो गया, ये एनोड पर हो गया। ओके, और यहाँ ये देखिए कैथोड पर है। ये कहाँ पर है, ये कैथोड पर है। आपको पता चल गया कौन एनोड पर है और कौन कैथोड पर है। हम लोग ई नॉट सेल निकाल लेंगे। ई नॉट सेल इक्वल टू फॉर्मूला होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो कैथोड पर देखिए Ag है 0.80 माइनस 0.76, तो ये वैल्यू आ गया 0.80 प्लस 0.76, 1.56 वैल्यू आ गया। ये प्लस में आ रहा है, ये किस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है। मीन्स यदि ये वैल्यू प्लस में आता है तो स्पॉन्टेनियस होगा, ये रिएक्शन क्या होगा, फिजिबल होगा। मीन्स ये रिएक्शन पॉसिबल है। मीन्स दिस रिएक्शन इज फिजिबल, दिस रिएक्शन इज फिजिबल। मीन्स एबव रिएक्शन, this reaction is feasible, मीन्स ये रिएक्शन, इसके बीच जो रिएक्शन होगा ये पॉसिबल है, संभव है। ओके, समझ पा रहे हैं, डाउट नहीं है। तो देखिए दो एप्लीकेशन में करना सिखाया आपको। ई नॉट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का कहाँ, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का कहाँ पर हम एप्लीकेशन करेंगे, अभी आपने दो एप्लीकेशन देखा है। तो तीसरा एप्लीकेशन में देखिए करने जा रहा हूँ। कई सारे एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का, कई सारे एप्लीकेशन। तो आप में भी कॉपी कर लिए होंगे, देखिए मैं मिटाने जा रहा हूँ इसे। अब तीसरा एप्लीकेशन हम लोग करेंगे
टू कंपेयर रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। तीसरा एप्लीकेशन देखिए बच्चों, टू कंपेयर, थर्ड एप्लीकेशन में करने जा रहा हूं, टू कंपेयर रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। टू कंपेयर रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। आप रिएक्टिविटी सीरीज 10th में पढ़े हैं कि ये मेटल ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ये कम रिएक्टिव होता है। कैसे हम पता करते हैं? ये ई नॉट से पता चलता है। ई नॉट वैल्यू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रिएक्टिविटी ऑफ मेटल के। ई नॉट वैल्यू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रिएक्टिविटी ऑफ मेटल के। मेटल के रिएक्टिविटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ई नॉट वैल्यू। मीन्स ई नॉट वैल्यू यदि इंक्रीज करेगा तो रिएक्टिविटी ऑफ मेटल क्या होगा? डिक्रीज करेगा। रिएक्टिविटी ऑफ मेटल डिक्रीज करेगा। ई नॉट वैल्यू देयरफॉर, इसी के बेसिस पर रिएक्टिविटी सीरीज, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन कम रिएक्टिव है, इसी के बेसिस पर हम लोग निकालते हैं। जिसका ई नॉट वैल्यू कम होगा वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा, जिसका ई नॉट वैल्यू क्या होगा? ये कम होगा, ज़्यादा रिएक्टिव होगा। कौन ज़्यादा रिएक्टिव होता है? पोटासियम ज़्यादा रिएक्टिव है। पढ़ते हैं आप, किससे ज़्यादा रिएक्टिव है? मैग्नीशियम से। ओके, मैग्नीशियम ज़्यादा रिएक्टिव होता है किससे? आयरन से। आयरन ज़्यादा रिएक्टिव होता है किससे? देखिए, कॉपर से। कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव होता है किससे? ज़्यादा रिएक्टिव है? सिल्वर से। इस तरह से एक लंबा सीरीज रिएक्टिविटी सीरीज आप देखते हैं। ये जो रिएक्टिविटी सीरीज आया हुआ है ये ई नॉट वैल्यू से आ रखा है। ये किससे आ रखा है बच्चों? ई नॉट वैल्यू से आ रखा है। इसके बेसिस पर भी कई तरह का क्वेश्चन आते रहता है कि क्या इस मेटल में हम लोग इसको स्टोर कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। देखिए इसके बेसिस पर किस टाइप का क्वेश्चन है आपको। इसके बेसिस पर क्वेश्चन दे रखा है बच्चों, कैन यू स्टोर कॉपर सल्फेट इन जिंक पॉट। आप कॉपर सल्फेट को, क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कॉपर सल्फेट, ये कॉपर सल्फेट को, ये जिंक का पॉट है, ये जो पॉट दे रखा है ये जिंक का पॉट है। कॉपर सल्फेट को जिंक के पॉट में स्टोर कर सकते हैं क्या? तो देखिए मैं इसका एक्सप्लेनेशन करने जा रहा हूँ कि कॉपर सल्फेट को जिंक के पॉट में हम स्टोर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। पहले पता करना होगा कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है या कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव है। तो आप लोगों को पता है रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो यदि हम जिंक के पॉट में कॉपर सल्फेट को रखते हैं तो जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है, ये क्या करेगा? इसको डिस्प्लेस कर देगा। इसको क्या करेगा? कॉपर को। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़े हैं आप। जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो जिंक क्या करेगा? कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। यहाँ पर Cu अलग हो जाएगा प्लस ये Cu सॉलिड बन के अलग हो जाएगा प्लस ZnSO4 बना लेगा, प्लस ZnSO4 बना लेगा। जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, मीन्स वी कैन नॉट स्टोर कॉपर सल्फेट इन जिंक पॉट। हम लोग स्टोर नहीं कर सकते हैं। ओके, समझ पा रहे हैं? बिल्कुल समझ गए होंगे आप। इस रिएक्टिविटी सीरीज से हम लोग ये सब देखते हैं। ओके बच्चों, तो देखिए अगला एप्लीकेशन में कराने जा रहा हूँ। फोर्थ एप्लीकेशन क्या कहता है? फोर्थ एप्लीकेशन टू प्रिडिक्ट, देखिए फोर्थ एप्लीकेशन में कराना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। टू प्रिडिक्ट नेक्स्ट एप्लीकेशन देखिए, फोर्थ एप्लीकेशन आपका टू प्रिडिक्ट
whether a metal react with acid, whether a metal react with acid to give hydrogen gas. ओके बच्चों, कौन कौन सा मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस देगा? ओके, कैसे हम पता करेंगे कौन सा मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करके? आप 9-10 से पढ़ते आ रहे हैं कि मेटल, रिएक्टिव मेटल क्या होता है? एसिड के साथ रिएक्ट करता है और एसिड के साथ रिएक्ट करके ये H2 गैस प्रोवाइड करता है, प्लस Mn+ में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्या सारे मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट करके H2 गैस प्रोवाइड करेगा? कैसे हम पता करेंगे? देखिए, एसिड का H+ मैं ले रहा हूँ, एसिड से ये H+ आ रहा है, ये मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है। एसिड से मेटल, ये M मेटल को बता रहा है, और एसिड से H+ आ रहा है। ये H+ कहाँ से आ रहा है? एसिड से। और ये H2 गैस, यदि मेटल H2 गैस देगा, ये H2 गैस प्रोवाइड कर रहा है, हाफ कर देता हूँ, प्लस Mn+ में, तो ये ऑक्सीडाइज्ड हो गया। यदि कोई मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो इस टाइप से रिएक्शन होगा। जैसे सपोज दैट आप जानते हैं सोडियम HCl के साथ रिएक्ट करके ये NaCl प्लस H2 गैस प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? H2 गैस। तो देखिए यहाँ मेटल है, मैंने जनरलाइज करके यहाँ लिखा है, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। ओके, यहाँ सोडियम मेटल है, ये किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? एसिड के साथ, HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है, और HCl के साथ रिएक्ट करके ये NaCl प्लस H2 गैस प्रोवाइड कर रहा है। ये कर रहा है तो मेटल यहाँ पर किसके तरह एक्ट कर रहा है? मेटल किसके तरह एक्ट कर रहा है? देखिए, मेटल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट है? मेटल यहाँ पर इसको रिड्यूस कर रहा है, इसको रिड्यूस्ड कर रहा है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। ये किसके तरह एक्ट कर रहा है? सॉरी, रिड्यूस कर रहा है, तो रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, खुद ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। तो यहाँ पर मेटल रिड्यूसिंग एजेंट है। मेटल किसके तरह एक्ट कर रहा है बच्चों? रिड्यूसिंग एजेंट है। ये इसको देखिए रिड्यूस कर रहा है, खुद ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। मीन्स हाइड्रोजन का ई नॉट वैल्यू हाइड्रोजन का होता है 0 वोल्ट। कितना होता है? 0 वोल्ट। तो कोई भी मेटल का पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होगा जब 0 वोल्ट से उसका कम हो ई नॉट वैल्यू। किसी भी मेटल का ई नॉट वैल्यू यदि 0 वोल्ट से कम हो, ये नेगेटिव में हो, ई नॉट वैल्यू किस में हो? नेगेटिव में हो, हाइड्रोजन से कम हो, तभी वो किसके तरह एक्ट करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। मीन्स दोज मेटल विच हैज negative reduction electrode potential gives H2 gas when it react with acids। जिस भी मेटल का ई नॉट वैल्यू नेगेटिव होगा तो वो एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या चीज रिलीज करेगा? H2 गैस रिलीज करेगा। यदि किसी मेटल का ई नॉट वैल्यू पॉजिटिव है तो वो एसिड के साथ रिएक्ट करके H2 गैस रिलीज नहीं करेगा। ओके बच्चों, समझ पा रहे हैं? बिल्कुल समझ पा रहे होंगे आप। जैसे मैं कुछ एग्जांपल से देखिए आपको बताने जा रहा हूँ। मैं 2 मेटल ले लेता हूँ और उसमें देखता हूँ कौन सा मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करके H2 गैस प्रोवाइड करेगा और कौन सा नहीं करेगा। देखिए, मैं 2 मेटल लेने जा रहा हूँ। एक ले लेता हूँ जिंक। ई नॉट वैल्यू जिंक का होता है -0.76 वोल्ट। ई नॉट वैल्यू जिंक का इतना होता है, और कॉपर का यही देखिए प्लस होता है, Cu2 प्लस Cu, ये प्लस 0.34 वोल्ट होता है। ओके, तो अब इन दोनों में कौन एसिड के साथ रिएक्ट करके H2 गैस रिलीज करेगा? यदि मैं जिंक को HCl के साथ रिएक्ट कराता हूँ, एसिड है, तो ये क्या रिलीज करेगा? ये H2 गैस रिलीज करेगा, प्लस ZnCl2 बनाएगा। ये H2 गैस रिलीज कर रहा है। ओके, समझ पा रहे हैं? बिल्कुल समझ पा रहे हैं। यहाँ देखिए, इसको 2 से इंटू कर देता हूँ, बैलेंस हो जाएगा। ये क्यों दे रहा है? जिंक
HCl के साथ रिएक्ट करके H2 गैस क्यों दे रहा है? इसका ई नॉट वैल्यू नेगेटिव है। यदि हम कॉपर को HCl के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये एन नहीं देगा, रिएक्शन ही नहीं होगा, नो रिएक्शन, ये H2 गैस रिलीज नहीं करेगा। ओके, समझ पा रहे हैं आप? बिल्कुल समझ पा रहे होंगे। कौन कौन सा मेटल देगा, कौन कौन सा मेटल H2 गैस नहीं देगा? दोज मेटल्स विच हैज पॉजिटिव, दोज मेटल्स which has positive reduction electrode potential do not give H2 gas when react with acid। जिस मेटल का ई नॉट वैल्यू पॉजिटिव होगा वो एसिड के साथ रिएक्ट करके H2 गैस नहीं देगा। इसमें देखिए सारे मेटल्स में लिख देता हूँ, जितना भी मेटल्स आप जान रहे हैं सब मेटल्स देगा, एक्सेप्ट कौन कौन सा नहीं देगा? जो H2, एक्सेप्ट आप याद रखिए कौन कौन सा मेटल्स नहीं देता है रिएक्ट करके। सबसे पहले कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, कोबाल्ट, ये सारे मेटल्स, ये एग्जाम्पल हो गया। ये सारे मेटल्स रिएक्शन करके एसिड के साथ रिएक्शन करके H2 गैस प्रोवाइड नहीं करेगा। बाकी जितने भी मेटल्स हैं वो रिएक्शन करके एसिड के साथ रिएक्शन करके H2 गैस प्रोवाइड करेगा। ओके बच्चों, समझ पा रहे हैं आप? कई सारे एप्लीकेशन में देखिए, ये 4th एप्लीकेशन में भी करा रहा था, और कई सारे एप्लीकेशन है आगे के वीडियो में हम कराएंगे। आप इसको देख पा रहे हैं, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। कौन सा मेटल्स एसिड के साथ रिएक्शन करके H2 गैस देगा, कौन सा मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करके H2 गैस नहीं देगा, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। जिस भी मेटल का नेगेटिव में रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू नेगेटिव में होगा वो एसिड के साथ रिएक्शन करके H2 गैस देगा, और जिस मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू पॉजिटिव में होगा वो एसिड के साथ रिएक्शन करके नहीं देगा। ओके, रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू तो आप बिल्कुल समझ पा रहे हैं, डाउट नहीं है इसमें। अब आप किस चैनल में पढ़ाई कर रहे हैं बच्चों? OVM केमिस्ट्री में। आप भी हमसे, यदि आप नए स्टूडेंट हैं तो आप भी हमसे जुड़ सकते हैं। आप कैसे जुड़ेंगे? आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, सारा नोटिफिकेशन आप तक जाते रहेगा। ओके, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बच्चों।